हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 77 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हमारा ये लास्ट चैप्टर है ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे, जिसका नाम है केस स्टडी। जो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी देखी थी, एक लास्ट में हमेशा ये केस स्टडी दे रहे हैं, वैसे ही सिमिलरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हमारा पाथवे है उसमें भी एक केस स्टडी है। बट इसमें हम देखने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, विच इज अ यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट फंड। उसको हम पूरी केस स्टडी करेंगे जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम चीजें देखेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत एज यूजुअल जो एथिक्स का पार्ट आएगा, इसमें थोड़ा बहुत एथिक्स है कि हमें कैसे क्या चीज के डिसीजंस लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, वो सब। और अब हम उसके बाद जो शुरू करेंगे इसके बाद, वो है हमारा एथिक्स, ठीक है। सो माई सेल्फ नैन्सी तनवर, CFA Level 3 candidate, Level 1 and Level 2 mentor, and also your friend and your guiding partner in this entire journey of clearing CFA Level 3. So let's get started. As I've already said, हम देखने जा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये चैप्टर जिसका नाम है केस स्टडी। बेसिकली इट इज नॉट अ रीडिंग, इट इज जस्ट अ केस स्टडी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो लिखा है, केस स्टडी इन पोर्टफोलियो, उसमें हम देखने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल पर्टिकुलरली। तो जैसे कि अब अभी तक सबको पता ही होगा, दीज आर ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी विल बी कवरिंग इन दिस एंटायर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। देयर इज एन इंट्रोडक्शन में इसमें मैं क्या ही दूं, अभी पूरा समझा ही दूंगी, पूरा चैप्टर ही। तो ये 2 लेक्चर्स में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये है कि हम एक केस स्टडी देख रहे हैं ऑफ अ यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट फंड जिसका नाम है क्विनको, ठीक है। क्विनको एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम देखने जा रहे हैं, एक पूरा यूनिवर्सिटी का इंडाउमेंट फंड है। और बैकग्राउंड देखेंगे और उसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। तो शुरू ही करते हैं मेन अपने मेन जो कोर्स पे है, मेन कोर्स पे हम आ ही जाते हैं, स्टार्टर्स को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड में क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में हम 5 चीजें देखने वाले हैं, क्या क्या? लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग एंड टाइम टू कैश, रीबैलेंसिंग कमिटमेंट्स, स्ट्रेस टेस्टिंग, डेरिवेटिव्स, अर्निंग्स एंड इलिक्विडिटी प्रीमियम। ये जितने भी टर्म्स है ये सारे बिल्कुल भी न्यू नहीं होंगे अभी तक, ठीक है। ये सब चीज हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने पूरे इस CFA के करिकुलम में पढ़ ही चुके हैं। तो बट इसको थोड़ा और हमें डेप्थ में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोफाइल और टाइम टू कैश मतलब लिक्विड, हम जब भी, चलो ये तो क्विनको की हम एग्जांपल देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। बट जब भी हम किसी भी क्लाइंट का बनाएंगे पोर्टफोलियो, तो हम सबसे पहले उसकी लिक्विडिटी प्रोफाइल भी तो देखेंगे, रिटर्न, रिस्क, ऑब्जेक्टिव, इन सबको देखने के बाद भी हम क्या देखेंगे, इसकी लिक्विडिटी प्रोफाइल कब क्या है, मतलब इनको कब लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, कब इनको इनको कैश करना पड़ेगा, टाइम टू कैश कब होगा, कितना हमारे जो पोर्टफोलियो में से कितना पैसा निकलेगा, कब इनके पास पैसा आएगा, विड्रॉल भी प्लस इसका इनफ्लो, दोनों चीजें देखी जाएगी, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है शुड आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैश इनफ्लोज एज वेल एज कैश आउटफ्लोज फॉर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। उसको पता होना चाहिए कब कब उसको पैसे निकालना है, कब कब उसको आउटफ्लो करना है। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन, एक टेबल दी हुई है, ठीक है। इसमें वेट्स जो है दे आर एक्सेप्टेबल फॉर ईच लिक्विडिटी क्लासिफिकेशन। इसमें अब हम लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे हम बाय एंड सेल, कितना जल्दी हम बाय एंड सेल कर सकते हैं अपने जो हमने पोजीशन ले रखी है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। हाउ क्विकली वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन इनटू कैश, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो जब इसमें मैं ये बात कर रही हूँ कि कोई भी एसेट इट इज हाईली लिक्विड, मतलब देख जो भी जितने भी हमारे एसेट्स है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हाईली लिक्विड, लिक्विड, सेमी लिक्विड और इलिक्विड में, ठीक है। तो हाईली लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, ऐसे ऐसे एसेट्स जिसको हम एक हफ्ते से अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली जो लिक्विड एसेट्स होंगे वो क्या होंगे, हम उसको लेस देन अ क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है हमारा, 1/4, ठीक है, 1/4 होता है। तो हम कितना महीने, 1/4 अगर हम ले रहे 12 महीने होते तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स कितना हम जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लिक्विड। अगर उसको 1 साल लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेमी लिक्विड, अगर हम मोर देन ईयर लगता है तो उसको हम बोलते हैं इलिक्विड। तो वैसे ही इसमें एक ना वो बता रखा है कि हमें कितना कितना होल्ड करना चाहिए। तो इसमें बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी बजट जो है परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो हमें जो इलिक्विड एसेट है वो अप टू 50% होना चाहिए, सेमी इलिक्विड एसेट एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और ये एटलीस्ट 35 और ये एटलीस्ट 10%। बट इट कैन डिपेंड अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट एंड इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, एंड ऑल्सो जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन कैसे उसको बैलेंस करता है। तो इसमें सिमिलरली इसमें जैसे पूरा हमने ये देखा है, ये हमारे एक अच्छा, एक बात बताती हूँ मैं इसमें,
अच्छा, सबको पता है कि यूनिवर्सिटी होती है एक, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, जो जिसके भी जो पैसे होंगे ना, जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे, दे आर बोर्न बाय अ यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट फंड, यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट फंड, जिसका नाम है क्विनको। तो जो ये हमारा पूरा फंड है, ये क्या मैनेज कर रहा है, इसका क्या क्या, इसका ये पैसे देगा यूनिवर्सिटी वालों को कि आप लोगों को जो भी एक्सपेंसेस करना है आप वो सब ले सकते हो उससे, इससे हम पैसे निकाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी वाले भी तो इसमें पैसे डालेंगे ना, तभी तो ये इसको पैसे दे रहा है। तो ये एक फंड हो गया, फंड बन गया, अब ये फंड यूनिवर्सिटी को पैसे देगा। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जो ये पूरा फंड है ना, इसमें कौन-कौन से एसेट क्लासेस है, ऐसे तो बहुत सारी, बट आई हैव रिटन फ्यू, ताकि इससे हम एक अंदाजा गेज लगा सके। जैसे कि कैश का इसमें देखते हैं, तो ये सेपरेट अकाउंट से इसको होल्ड होल्ड किया हुआ है एंड इट इज हाईली लिक्विड, क्योंकि कैश ही है। अब अगेन इसमें देखो, प्राइवेट जो इक्विटी है इट इज 18%, ठीक है, 18% है, और वो फंड्स ऑफ 185 ये करके दे रखा है, और इट इज नॉट लिक्विड एट ऑल। तो इसमें 100% इलिक्विड है। वैसे सिमिलरली इमर्जिंग मार्केट इक्विटी पे देखो कितना क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, 12%। एसेट क्लास की एलोकेशन देखिए तो वो 12% दी हुई है, और जो इमर्जिंग मार्केट इक्विटी है वो लिक्विड है 75 और सेमी लिक्विड है 25%। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल पूरा जो हमारा पोर्टफोलियो उसकी प्रोफाइल हम देख सकते हैं कि हाईली लिक्विड, इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड एसिड्स है, फिर उसके बाद सेमी लिक्विड, सॉरी, सबसे ज्यादा इलिक्विड एसिड्स इसके पास सबसे ज्यादा है, एज वी कैन सी बाय प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी इसके पास सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में है, तभी ये 33% जो पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का है वो है इलिक्विड, फिर है हमारे पास लिक्विड, फिर है सेमी लिक्विड एंड देन हाईली हाईली लिक्विड। ठीक है, रीबैलेंसिंग और कमिटमेंट्स। रीबैलेंसिंग क्या होता है, रीबैलेंसिंग जो इसमें कर रहे हैं, हमें सबको पता है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन बनाते हैं सब, जो भी हमारा पूरा बनता है वो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन बनता है। फिर उसके बाद जो उसके वेट्स होते हैं, हम पूरा वेट्स, हमें कौन कौन से एसेट्स लेने, क्या हमारा रिस्क प्रोफाइल होगा, सब चीज उसका पूरा स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करते हैं ना हम, कि इस एसेट क्लास में इतने वेट्स होंगे, इस एसेट क्लास में इतने वेट्स होंगे। बट हमें पता है कि जो मार्केट सिनेरियो है और बहुत सारी चीजें हैं वो चेंज होती रहती है, चेंज होती है, तो उसके हिसाब से हमारे जो वेट्स थे, जो भी पूरा हमारी जो एलोकेशन थी वो चेंज हो जाती है। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन होती है हमारी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जो हमारी चेंज होती रहती है विद टाइम, ड्यू टू your environmental, your financial factors and many other factors which are not in control of investor। तो उसको जब वो चेंज होती रहती है तो उसको वापस से भी तो हमें उसी जो हमारे टारगेट एसेट एलोकेशन है, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन पे लाना पड़ता है। वो कैसे लेके आते हैं, वो जब हम लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रीबैलेंसिंग। ठीक है, रीबैलेंसिंग करते हैं हम। रीबैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारा डिजायर्ड रिस्क लेवल है उससे वो शिफ्ट हो जाता है, तो हमें वापस से उसी रिस्क लेवल पर लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सफिशिएंट लिक्विड एसेट जो एसेट्स है वो हमें मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम फटाफट से वो पोजीशंस को चेंज कर सके, और जो भी हमारी पोजीशंस ले रखी है हमने उसको रीबैलेंस कर सके। तो रीबैलेंसिंग जो इलिक्विड एसेट्स ऑफ एसेट्स जो होती है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। वो कॉस्टली क्यों होती है, कॉस्टली सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि एक तो हम हमारे पास लिक्विडिटी बहुत कम होती है, इलिक्विड एसेट्स में लिक्विडिटी बहुत कम होने की वजह से वो रीबैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है हमारे लिए। तो हमेशा जो भी रीबैलेंसिंग होती है इट इज ऑलवेज लाइक थ्रू जो लिक्विड एसेट्स है उसके थ्रू होती है। तो रीबैलेंसिंग का मैकेनिज्म हमेशा इट शुड बी इन प्लेस एंड इट शुड बी देयर इन योर आईपीएस आल्सो। तो सिस्टमैटिक रीबैलेंसिंग पॉलिसी कौन कौन सी होती है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एसेट एलोकेशन में कैलेंडर रीबैलेंसिंग होती है और परसेंटेज रेंज रीबैलेंसिंग होती है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो कैलेंडर रीबैलेंसिंग क्या होती है, एक टाइम हम फिक्स करते हैं कि इस मंथ में 1 जनवरी या 1 एवरी मंथ हम लोग रीबैलेंस करेंगे विदाउट लुकिंग एट द कि हमारा क्या पोर्टफोलियो चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट हम उसको करेंगे ही करेंगे हर उसमें, चाहे वो हो या ना हो, बट हमें उस टाइम पे रीबैलेंस करना है। तो ये अब आप समझ लो कि इसको कितनी बार हमें ट्रेड लेना पड़ता होगा, तो इट इज कॉस्टली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड बहुत सारे लेते हैं तो इट इज कॉस्टली, एग्जीक्यूशन में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। परसेंटेज रेंज रीबैलेंसिंग क्या होती है, लेट अस सपोज जो हमारा इक्विटी है ना उसमें हमने बोल रखा है कि हम 25% जो है हमारा पूरा हमारा पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन होगा, बट इसमें मैं रेंज बनाती हूँ एक 30 और मेरा लेट से 20। तो ये मेरी रेंज है कि इसके रेंज के बाहर जैसे ही कोई भी वो पूरा एलोकेशन जाएगा मेरे को रीबैलेंस करना है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दीज आर ऑल द ट्रिगर पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर ऑल द ट्रिगर पॉइंट्स। तो परसेंटेज रीबैलेंसिंग क्या होता है, अगर इतने परसेंट से ये चीज बाहर हो जाएगी एलोकेशन तो मैं रीबैलेंसिंग करूंगी। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है जब भी जैसी एक ये मैंने सॉरी आई थिंक दिस इज फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की 20% और 30
जो भी एक ट्रिगर पॉइंट्स डाल रखे हैं, वो जैसे ही पार होते हैं ना तो फटाफट से अपने आप ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। परसेंटेज रेंज में क्या होता है 25%, जैसे मैंने इसमें पूरा परसेंटेज एलोकेशन कर रखी है, तो मैं अगर बोल रही हूँ 1% प्लस माइनस मतलब 25 का मतलब प्लस 1% और 25 का जो भी माइनस करेंगे 1%, वो हमारा क्या होगा इसमें। अगर लेट अस सपोज इसमें लेते हैं हम 1% ऑफ 25 क्या होगा, इट इट विल बी लाइक 2.5, 2.5 प्लस और 2.5 माइनस, तो ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। 2.5 ही आएगा कि 0.25 आएगा, 25 और डिवाइड बाय 1, हाँ इसका 0.25 आएगा ये, ठीक है। तो 0.25% का प्लस और 0.25% का माइनस क्या होगा हमारा, ये सारा परसेंटेज रीबैलेंसिंग होगा, तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज रीबैलेंसिंग। कमिटमेंट्स टू इलिक्विड एसेट क्लासेस सच एज प्राइवेट इक्विटी नीड टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, वो कंसिडर करनी पड़ती है बिकॉज इट इज अ इलिक्विड एसेट, और हमें इसमें क्या करना है, इलिक्विड एसेट होगा तो हमें इसमें कॉस्टली होगा इसको बैलेंस करना। कैश फ्लो एंड कमिटमेंट पेसिंग स्ट्रेटजीज और मॉडल्स इनेबल इन्वेस्टर्स टू मैनेज पोर्टफोलियो लिक्विडिटी रीच डिजायर्ड एक्सपोजर एसेट क्लास, मतलब ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करती हूँ मैं स्ट्रेस टेस्टिंग की, तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, मतलब हम क्या करते हैं जो पूरा पोर्टफोलियो होता है हम इनपुट्स डालते हैं, उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो पूरा हमारा आउटपुट और पूरा जो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो पूरा निकाल के दे देता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं उस पोर्टफोलियो के जो इनपुट्स है ना उसमें हम थोड़ा बहुत हेर फेर करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, हम स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस मतलब कोई इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंज हो रहा है पॉजिटिव में या नेगेटिव में, दोनों में हम उसको स्ट्रेस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो की जो रिटर्न्स है, जो पूरे आउटपुट है वो कैसे चेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी कैसे चेंज हो जाएगी जब स्ट्रेस होगा, और लिक्विडिटी नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसे चेंज होगा। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप सबको पता है जब हम स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब वो हेर फेर होती है पूरी रीबैलेंसिंग के लिए, अब जरूरी तो नहीं हम बार बार कैश में डील करें, कैश में डील करना इट कैन बी वेरी कॉस्टली एज वेल, ठीक है, और पूरा खरीद बेच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या यूज करते हैं, एक हमारे पास एक अस्त्र है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स, तो हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से यूज करते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स को बाय कर लिया, फ्यूचर्स को सेल कर लिया, ठीक है। और डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं हम मैनेज करने के लिए कैश फ्लो की नीड्स को और रिस्क एक्सपोजर को चेंज करने के लिए। तो फ्यूचर्स ओवरले प्रोग्राम को हम यूज करते हैं टू रीबैलेंस एक्सपोजर टू पब्लिक एसेट क्लासेस, जिसकी भी हमारे पास फ्यूचर्स अवेलेबल होगा हम उसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं टू रीबैलेंस आवर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोज लिक्विडिटी प्रोफाइल कैन बी मॉडिफाइड थ्रू लेवरेज एज वेल, लेवरेज के थ्रू भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास डेरिवेटिव्स में एक हो गया फ्यूचर्स और एक हो गया लेवरेज, इन दोनों के थ्रू हम कर सकते हैं। अर्निंग एंड इलिक्विडिटी प्रीमियम, इलिक्विडिटी प्रीमियम किसको मिलेगा, जो भी होल्ड करेगा रियल एसेट, रियल एस्टेट या फिर इलिक्विड एसेट्स लाइक हमारा प्राइवेट इक्विटी। इलिक्विडिटी प्रीमियम क्या होता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सेल आर डिजायर्ड, जो हमारा पूरा हमारा एसेट है टू अ डिजायर्ड, जो हमारा प्लेस है डिजायर्ड प्राइस पे हम उसको सेल नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हम लोगों को कुछ तो प्रीमियम मिलना चाहिए ना, कोई भी कोई इलिक्विडिटी प्रीमियम तो मिलना चाहिए क्योंकि हम उसको बेच नहीं पा रहे। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इलिक्विड एसेट क्लासेस, तो उसकी वजह से हमें इलिक्विडिटी प्रीमियम मिलना चाहिए। तो जो साइज ऑफ इलिक्विडिटी प्रीमियम है इट इज कोरिलेटेड विद द लेंथ ऑफ इलिक्विडिटी होराइजन, मतलब जितना ज्यादा लंबा टाइम तक हम उस इलिक्विड एसेट्स को होल्ड करें उतना ही ज्यादा हमारा इलिक्विड प्रीमियम होना चाहिए। तो वैसे ही इसमें बोल रहे हैं इट इज डिफिकल्ट टू आइसोलेट इलिक्विडिटी प्रीमियम विद आइसोलेशन, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ चलो इलिक्विडिटी प्रीमियम इतना रुपीस है, नहीं हम उसको नहीं कर सकते प्रिसीजन के हिसाब से पूरा सही उसमें कि इतना हमारा ये प्रीमियम है, ठीक है, हम उसको बाइफिकेट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने क्विनको केस पे, जो हमारा पूरा अभी रीडिंग है इट विल रिवॉल्व अराउंड दिस एंटायर योर यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट फंड, उससे पूरा रिवॉल्व करेगा। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो क्विनको है, क्विनको को हम क्यू यू से लिख रहे हैं, तो इट इज एनुअल ऑपरेटिंग बजट जो है वो इतना है, उसको इतना पैसे लगते हैं हर साल, ठीक है, इतना मिलियन पैसे उसको लगते हैं। जो हमारा क्विनको की इंडाउमेंट फंड है, जो पूरा हमारा फंड है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास कितने हैं 8 बिलियन, मतलब लाइक मेनी टाइम्स ऑफ दिस जो उसकी स्पेंडिंग है। तो अच्छा चल रहा है इनका काम, एंडाउमेंट जो है हमारा 8 बिलियन है। जो एनुअल डिस्ट्रीब्यूशंस होती है फ्रॉम द एंडाउमेंट प्रोवाइड फंडिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 60%, जो उसकी जितनी भी यूनिवर्सिटी की 60% जो एक्सपेंसेस है दे आर लाइक मैनेज बाय द योर एंडाउमेंट फंड, ठीक है। तो स्पेंडिंग फॉर करंट फिजिकल ईयर कितना होगा, जो भी 60% स्पेंडिंग इन द प्रीवियस ईयर, जो भी पहले हमारा खर्चा हुआ होगा उसका 66%,
एक तरह से इसमें वेट दे रखा है कि 66% हम देंगे वेटिंग स्पेंडिंग जो प्रीवियस है, और 34% हम किसको वेटेज देंगे, 66 प्लस 34 हो गया, 100 वेट्स दे रहे हैं इसमें। तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो किसका वेट है, स्पेंडिंग जो हमने पहले की, फिर जो हमने प्रीवियस ईयर में हमारी 5% ऑफ मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फिजिकल ईयर, उसको हम ले रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसका 5% और फिर उसको मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारी स्पेंडिंग हो जाएगी इस करंट फिजिकल ईयर की। स्पेंडिंग फॉर करंट फिजिकल ईयर, लेट अस सपोज, ये ऐसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, इसको कुछ इतना ज्यादा ऐसे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन स्पेंडिंग रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और डोनेशन, ठीक है, डोनेशन इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा हमारे रिटर्न का ऑब्जेक्टिव, कितना हम स्पेंड करें, कितने पैसे हमारे तरफ से जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, और इन्फ्लेशन, जैसे कि एक नॉर्मल घर में भी होता है कि कितने पैसे घर में आ रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, और जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो इनका रिस्क जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज लाइक अ रेंज ऑफ 12 to 14% एनुअलाइज वॉलिटिलिटी रिटर्न। इन्होंने इतना ज्यादा ये वॉलिटिलिटी का इसलिए ले रखा है बिकॉज द, हमने जो अभी देखा था पूरा इनका जो पोर्टफोलियो, उसका जो एलोकेशन है, मेजोरिटी पार्ट किसमें है, हमारा प्राइवेट इक्विटी में, इलिक्विड एसेट है, तो इसलिए उसकी वॉलिटिलिटी भी ज्यादा है, ठीक है। जो ये क्विन को फिर हम देखने वाले हैं, अभी क्विन को देखने वाले हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, बैकग्राउंड और इवैल्यूएशन, इसका स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन कैसा है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट देखेंगे, एसेट मैनेजर सिलेक्शन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, और हमारा एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग। दीज आर ऑल द सब टॉपिक्स व्हिच वी विल बी लुकिंग इनटू दिस रीडिंग। तो हम क्विनको की बात करें तो क्विनको एक यूनिवर्सिटी इन्वेस्टमेंट ऑफिस है जिसमें 13 पीपल है, 13 पीपल है जो मैनेज कर रहे हैं हमारे एंडाउमेंट फंड का, जिसका जो सीआईओ कौन होता है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, वो कौन है हमारा, एरन विंटर। एरन विंटर कौन है, सीआईओ, हु रिपोर्ट्स, ये हमारा सीआईओ है, ये किसको रिपोर्ट करता है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, इनको रिपोर्ट करते हैं। तो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो, अच्छा इसमें ना एक इंडाउमेंट फंड होता है, दीज आर ऑल द डिफरेंट एसेट क्लासेस, लेट अस सपोज ये A1 है, एसेट क्लास 1, एसेट क्लास 2, एसेट क्लास 3, देयर कैन बी मेनी। तो इस इन सब के ऊपर कौन होगा, पोर्टफोलियो मैनेजर 1, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 2, पोर्टफोलियो मैनेजर 3, क्योंकि इसमें एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, हो सकता है उसकी उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एसेट क्लास 1 में हो, सिमिलरली ऐसी अलग अलग। तो अब इन सब की जो हेड होगी वो कौन है, इन सब की हेड का नाम शायद जूलिया करके था, जूलियन थॉमसन, ठीक है, ऐसे करके कुछ नाम है। तो इन सब की हेड वो है, फिर वो रिपोर्ट किसको कर रही है, वो एरन को रिपोर्ट कर रही है, और एरन किसको रिपोर्ट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो अब इनके पास जो कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है, फिक्स इनकम, पब्लिक इक्विटीज, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट्स, और डाइवर्सिफाइंग स्ट्रेटेजीज कौन सी होती है, हेज फंड्स। ये हम लेवल 2 में देख चुके हैं। अब इनकी टीम में कौन कौन है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, एनालिस्ट है, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिस्ट है, जिसको जो जूलियन शायद मैंने नाम बताया। बोर्ड गिव्स फाइनल अप्रूवल फॉर ऑल एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है, बोर्ड क्या है, अप्रूवल देता है एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को। अब जो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और बैकग्राउंड को चलो देख लेते हैं हम एक बार। इसमें देखो ये पूरा इसमें दे रखा है कि 18% क्या है, प्राइवेट इक्विटी है, इमर्जिंग मार्केट है हमारा 12%, रियल एस्टेट है हमारा 13, ये सारी एलोकेशंस दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट। अब हमें अब जो ये जूलियन थी, इन्होंने पूरा एलोकेशन बनाया हुआ है। अब जब बैठ के सारे लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एरन विंटर, ये सारे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हमारे अपना पूरा इस चीज की कि हमारे कैसे कैसे। अच्छा इसमें देखना, सबसे पहले जो ये 1996 में जब ये शुरू हुआ था, तब ये इसके जो देखो एलोकेशन देखो, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट्स में कितना था इसका, सबसे ज्यादा तो है नहीं, 6% ले रखा है सिर्फ टोटल। और सबसे ज्यादा एलोकेशन किसकी तरफ है, डोमेस्टिक इक्विटी की तरफ 40%, और फिर है हमारा फिक्स्ड इनकम की। जैसा ये पूरा पोर्टफोलियो जब शुरू हुआ था, पूरा ये एंडाउमेंट फंड शुरू हुआ था, सबसे ज्यादा मेजोरिटी फिक्स इनकम और डोमेस्टिक इक्विटीज में था, विच इज लाइक 70%, और 6% ही सिर्फ हमारा जो हमारी रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी, इन सब चीजों में था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 2017 आ गया और एक ये पूरी स्टैब्लिश हो गई, फिर देखो इसने रिस्क लेना चालू करा। रिस्क किसमें लिया इसने, देखो 12%, 18%, 13%, 15%, कितना ज्यादा एलोकेशन इसने किसमें डाल दिया, रियल एस्टेट्स में और इन सब चीजों में। अब क्योंकि इसका मोटिव क्या हो गया, रिटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया। पहले इसका मोटिव था इसको रिटर्न भी कमाना था, बट इसको कैपिटल प्रिजर्वेशन भी करना था। तो अब जो है ये एक स्टेबलाइज उसमें हो गया। तो इसमें इसने क्या किया, जितने भी उसके अब ये रिटर्न सीकिंग बन गया। तो इसमें क्या कर रहा है ये हेविली इसमें पूरा पैसे अपने, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द स्टेक इसका इसमें है। देखो 17% हो गया 40% से डोमेस्टिक इक्विटी में, और फिक्स इनकम में 29 से सीधा हाफ हो गया। अब इसका जो एड्रेस कर रहे हैं हम, एरियाज क्या क्या एड्रेस करने वाले हैं, वो है हमारी लिक्विडिटी प्रोफाइल। लिक्विडिटी प्रोफाइल की बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी प्रोफाइल हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आउटलुक एंड एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं,
प्रैक्टिकल एसेट एलोकेशन का रोल क्या होगा हमारे पूरे इस इंडाउमेंट फंड में, और इंडाउमेंट के अंडर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू पीयर यूनिवर्स ऑफ लार्ज इंडाउमेंट फंड्स कैसे होगी। फिर हम बढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में। अब ये पूरा जो जूलियन है, ठीक है, उन्होंने जो हमारा करंट एलोकेशन था जो मैं बता रही थी वो है, अब ये है प्रपोज्ड एलोकेशन। प्रपोज्ड एलोकेशन, और ये इसमें देखो कि इसमें जो हमारा रियल एसेट्स था वो था हमारा 13%। प्रपोज वाला क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, रियल एस्टेट्स में 16% डाल दो। प्राइवेट इक्विटी में 18% था, तो अब वो बोल रहे हैं कि अब आप 23% कर दो, मतलब लाइक थोड़ा और इंक्रीज कर दो, बिकॉज वी कैन इंक्रीज। इमर्जिंग मार्केट्स में सेम है, और हमारा डेवलप में भी ठीक है, इतना ज्यादा हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, और और बाकी सब सेम है, ठीक है। दो चीजों में इन्होंने चेंज करने के लिए बात की है। तो इसमें देखो जो हमारा ये नॉमिनल रिटर्न था, करंट कितना चल रहा है 7.5, प्रपोज में हमारा ये इतना 7.8, हम वी कैन इंक्रीज आर रिटर्न। एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा 5 से लेके 3 पर। फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन में। स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज वी आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स योर रियल एस्टेट्स एंड योर प्राइवेट इक्विटी, जिसमें थोड़ा रिटर्न रिस्क इंक्रीज रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, तो रिस्क भी जाहिर सी बात इंक्रीज होगी। शार्प रेशियो इज लाइक नॉट मच इम्पैक्टेड, और जो हमारा प्रोबेबिलिटी था ऑफ 25% इरोजन इन परचेजिंग पावर, वो भी हम देख सकते हैं कि वो इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल द प्रपोज्ड एलोकेशन इज अ गुड थिंग, वी कैन एलोकेट थिंग्स। फिर हम फिफ्थ पे अगर हम बात करते हैं, देखो लिक्विडिटी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो पहले जो हमारा करंट पोर्टफोलियो था और प्रपोज पोर्टफोलियो था, उसमें हम देखते हैं जो हमारा करंट पोर्टफोलियो था उसमें देखो लिक्विडिटी प्रोफाइल जो नॉर्मल कंडीशंस में देख रहे हैं, हम स्ट्रेस कंडीशंस में देख रहे हैं, नॉर्मल और स्ट्रेस। तो नॉर्मल में क्या था, देखो इलिक्विड का 33% था और ये हमारा 39 था, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली इसमें बोल रहे हैं सेमी लिक्विड में हमारा 22 था, इसमें 23। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस इसमें ये बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी जो मैनेजमेंट है वो दोनों कंडीशंस पे देख रहे हैं, नॉर्मल और हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग, दोनों सिचुएशंस में देख रहे हैं और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। With this we have completed lecture 1 in this reading, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस नहीं है पीछे, बट इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके क्वेश्चंस वगैरह इसके नहीं, बट लाइक क्वेश्चंस करना अभी तक अगर किसी ने भी शुरू नहीं किया तो प्लीज कर दो, और टाइपिंग पे अपना हैंड बिठा लो, क्योंकि इट इज अ स्किल विच नीड्स टाइम टू मास्टर। और क्योंकि आप एकदम से नया नया ऐसे मत सोचना कि हम 15 डेज में कर लेंगे, बट उसको थोड़ा टाइम तो दोगे, लिखने के लिए प्रैक्टिस भी करोगे, हाथ भी बिठाओगे, ठीक है। ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है which you can check out for coaching level 1 and level 2 की कोचिंग। और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इस पूरे रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।